Hello students, my name is Devojit Shah and welcome to my YouTube channel Laws of Physics। तो आज के वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी का बोर्ड लेवल का न्यूमेरिकल्स और ये वीडियो आप लोगों को बहुत हेल्प करेगा। ये है करंट इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट 1 और आज के वीडियो में हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिसके लिए हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे वो है करंट, उसके बाद है करंट इलेक्ट्रिसिटी, ओहम्स लॉ, वेक्टर फॉर्म ऑफ ओहम्स लॉ और उसके साथ टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑन रेजिस्टिविटी। हम लोग इन टॉपिक के ऊपर कुछ बहुत बेहतरीन न्यूमेरिकल करेंगे जो आप लोगों के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले हम लोग टॉपिक को समझेंगे, फॉर्मूला समझेंगे, उसके बाद जाएंगे न्यूमेरिकल में। एक एक न्यूमेरिकल में चुन चुन कर लेकर आया हूं। आई होप ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। तो बिना टाइम वेस्ट के आज का जर्नी स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम लोग इलेक्ट्रिक करंट का सारा फॉर्मूला रिविजन करके डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स में एंट्री मारेंगे। तो चलो रिवीजन कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक करंट का जो बेसिक फॉर्मूला होता है तो वो तुम लोग तो जानते ही हो, I इक्वल टू क्यू बाई टी और Q है टोटल चार्ज जो बनता है इंटीजर मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज Q इक्वल टू एनी। ये तो तुम लोग फर्स्ट चैप्टर में जानते हो, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अगर एवरेज करंट पूछेगा तो उसका फॉर्मूला होता है डेल्टा Q अपॉन डेल्टा टी। एवरेज करंट और इंस्टेंटेनियस करंट का कंसेप्ट क्या है? जब मान लो टाइम इंटरवल बहुत ज्यादा है तो उस केस में हम लोग एवरेज कंसेप्ट यूज करते हैं, और जब मान लो टाइम इंटरवल बहुत कम है, कोई एक इंस्टेंट पर तुम्हें टाइम पूछेगा तो उसके लिए बनता है इंस्टेंटेनियस करंट। ये होता है dq अपॉन dt। तब हम लोग डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट यूज करते हैं। ये तुम लोग सीखे ही हो क्लास 11 में, एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। जब टाइम इंटरवल बहुत लंबा है तो उस कंसेप्ट में हम लोग यूज करते हैं एवरेज वेलोसिटी, और जब मान लो टाइम इंटरवल बहुत छोटा है, कोई एक इंस्टेंट पर हमें वेलोसिटी निकालने को बोला है, तब हम लोग यूज करते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का कंसेप्ट। तो सेम इसी कंसेप्ट यहां पर अप्लाई हो रहा है। जब टाइम इंटरवल बहुत ज्यादा है तो उस केस में हम लोग यूज कर रहे हैं एवरेज करंट, और जब कोई एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे तुम्हें टाइम पूछेगा तो हमें चार्ज को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होगा। तो ये दोनों फॉर्मूला याद रखना भाई, I एवरेज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी और I इंस्टेंटेनियस इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। डी क्यू बाई डी टी क्या है? चार्ज का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और अगर ये फॉर्मूला गिवन है कि इतने टाइम में इतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पास कर रहा है तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना। नेक्स्ट यहां से इस टाइप का भी क्वेश्चन आ सकता है कि ग्राफ से पूछेगा। अगर क्यू टी कर्व गिवन है, वाई एक्सिस पर प्लॉट है चार्ज और एक्स एक्सिस पर प्लॉट है टाइम, तो अगर क्यू टी कर्व गिवन है तो उस कर्व से क्या इंफॉर्मेशन हम लोग निकाल सकते हैं? तो देखो, ये मान लो एक स्ट्रेट लाइन है जो ओरिजिन के थ्रू पास कर रहा है और ये वाला एंगल है थीटा। तो इस प्लॉट का स्लोप क्या होगा? स्लोप हो जाएगा m इक्वल टू टेन थीटा। m इक्वल टू टेन थीटा। तो स्लोप क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? स्लोप रिप्रेजेंट कर रहा है, देखो ये हुआ dq बाई dt और ये रिप्रेजेंट कर रहा है I, और जो रिप्रेजेंट कर रहा है इंस्टेंटेनियस करंट। तो अगर चार्ज टाइम का प्लॉट गिवन है तो स्लोप से हम लोग क्या निकाल सकते हैं? इंस्टेंटेनियस करंट। ठीक है, चार्ज वर्सेस टाइम प्लॉट से स्लोप निकालकर हम लोग इंस्टेंटेनियस करंट फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, अगर मान लो तुम्हारे पास करंट और टाइम प्लॉट गिवन है तो उससे तुम क्या इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो? देखो, मान लो कि ये एक प्लॉट है, ये हुआ स्ट्रेट लाइन और ये हुआ फिर कर्व जा रहा है ऐसे। तो यहां पर देखो, एक हुआ अपर एरिया और दूसरा हुआ लोअर एरिया। तो इस प्लॉट से हम लोग क्या इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं? देखो, dq क्या होता है? dq तुम लिख सकते हो यहां से I dt। तो अगर इसको इंटीग्रेट करोगे देन यू विल गेट द टोटल चार्ज। अगर हम लोग दोनों साइड से इंटीग्रेशन करते हैं तो dq का रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? dq का इंटीग्रेशन क्या होगा? टोटल चार्ज, और यहां पर भी क्या होगा? इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन क्या रिप्रेजेंट करता है? ये तो तुमने सीखा है क्लास 11 में। इंटीग्रेशन रिप्रेजेंट करता है एरिया अंडर द कर्व। एरिया अंडर द कर्व। तो इन दोनों कर्व के अंडर में जो एरिया हमें मिल रहा है वही एरिया रिप्रेजेंट करेगा नेट चार्ज। अब उस एरिया को ध्यान से देखना होगा। अगर ये अपर एरिया है तो अपर एरिया का करस्पॉन्डिंग जो चार्ज है उसको हम लोग प्लस क्यू से लिखेंगे, और लोअर एरिया के करस्पॉन्डिंग जो चार्ज है उसको हम लोग माइनस क्यू से लिखेंगे। ठीक है, तो अपर एरिया के करस्पॉन्डिंग चार्ज है प्लस क्यू और लोअर एरिया के करस्पॉन्डिंग चार्ज है माइनस क्यू। मैं क्वेश्चन कराऊंगा ताकि हर एक स्टूडेंट का कोई भी डाउट ना हो। और इसके साथ मैं दो न्यूमेरिकल, मतलब न्यूमेरिकल से पहले दो डेटा तुम लोग को याद रखने के लिए बोलूंगा। वो दोनों डेटा क्या है एक बार देख लो। ठीक है,
तो ये दोनों डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। रिमेंबर 1/पाई, पाई का मतलब क्या होता है 3.14। तो इसको तुम कैलकुलेट करने बैठोगे तो बहुत टाइम वेस्ट होगा ऑब्वियसली, तो इसको याद रखो, ये होता है 0.32, एक्चुअली ये होता है 0.318, तो ये अप्रोक्सीमेट करके 0.32। और एक डेटा 1 बाई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये होता है 6.25 इंटू 10⁻18। ये दोनों डेटा तुम्हें बहुत सारे न्यूमेरिकल में टाइम सेव करके देगा, तो इसको कॉपी करो। चलते हैं हमारे न्यूमेरिकल नंबर 1 में, तो चलो। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, ये है हमारा पहला न्यूमेरिकल और इसमें हमें इंटीग्रेशन का कंसेप्ट चाहिए। अब सर इंटीग्रेशन तो बहुत पहले भूल गया। अरे सीख लो ना भाई, सीख लो, मैं तो हूं ना, चिंता करने का जरूरत नहीं है, मैं हूं, देख लो साथ, ठीक है। इफ I इक्वल टू 3t² प्लस 2t, फाइंड क्वांटिटी ऑफ चार्ज दैट पासेस थ्रू ए क्रॉस सेक्शनल एरिया इन t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 3 सेकेंड। जिन लोगों का मैथ है वो लोग तो इसको झटके में कर सकते हैं, लेकिन जिन लोगों का मैथ नहीं है वो एक बार साथ साथ देख लो, ठीक है। तो करंट का एक्सप्रेशन गिवन है इन टर्म्स ऑफ t, और हमें पूछा है कि एक क्रॉस सेक्शनल एरिया में t इक्वल टू 0 से लेकर t इक्वल टू 3 सेकेंड में टोटल चार्ज कितना फ्लो हो रहा है। तो इसका ये फॉर्मूला है I इक्वल टू, ये तो हम लोग जानते हैं, dq बाई dt। तो ये हुआ dq और ये हुआ I dt। तो दोनों साइड से इंटीग्रेशन करो, ये हुआ dq और I का जो एक्सप्रेशन है वो है 3t²। इसको मैं थोड़ा नीचे लिखता हूं, रुको। ये हुआ इंटीग्रेशन dq और ये हुआ I का एक्सप्रेशन 3t² प्लस 2t और ये हुआ dt। अब टाइम का लोअर लिमिट है t इक्वल टू 0 और टाइम का अपर लिमिट है t इक्वल टू 3। तो यहां पर भी कर सकते हो तुम, यहां पर भी q इक्वल टू 0 से लेकर q इक्वल टू कैपिटल Q ये ले लो, तो ये ठीक है। तो ये हुआ टाइम का लिमिट t इक्वल टू 0 से लेकर t इक्वल टू 3 जो क्वेश्चन में गिवन है, और ये मैंने चार्ज का लिमिट ले लिया। ये तुम देख सकते हो, जो चार्ज मैंने t इक्वल टू 0 पर लिया है वो है q इक्वल टू 0 और जो चार्ज t इक्वल टू 3 पर है वो है q इक्वल टू कैपिटल Q। तो तुम अगर dq को इंटीग्रेट करोगे तो ये आया स्मॉल q और ये हुआ लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट q, और ये हुआ 3 को मैंने बाहर लिया और ये हुआ t² dt, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 3, और ये हुआ 2, ये हुआ t dt, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट कितना है 3। तो ये हुआ कैपिटल Q माइनस 0, पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और ये हुआ 3 t² का dt का आएगा t³ बाई 3, ये हुआ लोअर लिमिट, ये हुआ अपर लिमिट, ये हुआ 2 t dt का आएगा t² बाई 2, लोअर लिमिट ये हुआ और ये हुआ अपर लिमिट। तो चलो करते हैं, इसको मैं थोड़ा साइड में रखता हूं। तो ये हुआ कैपिटल Q इक्वल टू 3 से 3 गया, ये हुआ t³ लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 3 प्लस 2 से 2 गया, ये हुआ t², इसको थोड़ा ठीक तरह से लिखता हूं, रुको बेटा। ये हुआ Q, ये हुआ t³ ना, ये हुआ t³ लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 3 प्लस ये हुआ t² लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट ये हुआ 3। नेक्स्ट, तो इसको अब लिमिट पुट कर दो, ये हुआ Q, इसको मैं थोड़ा यहाँ पर करता हूं, ठीक है। चलो, तो ये हुआ 3 का क्यूब माइनस 0 का क्यूब प्लस ये हुआ 3 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, तो ये हुआ 27 और ये हुआ 9, तो ये हुआ 36 कूलम जो है आंसर। तो इस क्रॉस सेक्शनल एरिया के थ्रू t इक्वल टू 0 से लेकर t इक्वल टू 3 सेकेंड के बीच में 36 कूलम चार्ज फ्लो हो रहा है। और अगर इंटीग्रेशन समझ में नहीं आया तो जो बेसिक फॉर्मूला इंटीग्रेशन का ये होता है x टू द पावर n dx का होता है x टू द पावर ऑफ n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1। ऊपर पावर एक इंक्रीज होता है और वही पावर नीचे होता है। तो यहाँ पर था t², तो ऊपर में हो रहा है t टू द पावर ऑफ 2 प्लस 1, नीचे भी 2 प्लस 1, ठीक है। यहाँ पर कितना पावर है t का 1, तो t टू द पावर ऑफ 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 1, तो t² बाई 2। बाकी तो हमने लिमिट पुट किया है, ठीक है। तो ये हुआ एक प्रॉब्लम डिफरेंशिएशन के ऊपर, और इस प्रॉब्लम में हमें ग्राफिकल कंसेप्ट यूज करना है। इंटीग्रेशन क्या रिप्रेजेंट करता है? एरिया अंडर द कर्व, क्यूटी कर्व। क्यूटी कर्व में से हम लोग क्या निकाल सकते हैं? स्लोप से हमें मिलेगा करंट, लेकिन अगर करंट वर्सेस टाइम प्लॉट गिवन है
तो एरिया से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, चार्ज। याद रखना ऊपर वाला जो एरिया है वो रिप्रेजेंट कर रहा है प्लस क्यू चार्ज, और जो लोअर एरिया होता है आईटी प्लॉट में वो रिप्रेजेंट करता है माइनस क्यू चार्ज। तो देखो ये कुछ प्लॉट गिवन है, आईटी ये हुआ करंट जो है एम्पियर में, और ये हुआ टी। तो वाई एक्सिस में प्लॉट है करंट, एक्स एक्सिस में प्लॉट है टाइम, ठीक है। ये हुआ 5 सेकंड, 10 सेकंड, और ये हुआ 5 एम्पियर। क्लियर है। नेक्स्ट देखो, फाइंड अमाउंट ऑफ चार्ज दैट फ्लोज इन 10 सेकंड। तो 10 सेकंड में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है वो हमें फाइंड करना है। आईटी कर्व गिवन है, चार्ज निकालना है, तो क्या निकालना होगा, एरिया अंडर द कर्व। तो एरिया अंडर द कर्व ये तो ऊपर वाला एरिया है तो Q प्लस होगा। ये एक क्या है, ये एक ट्रापीजियम है, तो ये लिख सकता हूं Q इक्वल टू एरिया अंडर द कर्व। एरिया अंडर द कर्व ये बन जाएगा हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। ये हुआ पैरेलल साइड्स, ये हुआ पैरेलल साइड। इस पैरेलल साइड का लेंथ कितना है, ये हुआ पैरेलल साइड 10 माइनस 5, तो ये हुआ 5 प्लस ये हुआ और एक पैरेलल साइड 10 माइनस 0 10 हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट, और ये हुआ हाइट, ये हुआ 5, तो ये हुआ 5, ये हुआ हाफ, ये हुआ 15, और ये हुआ 5, ये हुआ 75/2, और ये हुआ 37.5 कूलम। हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, तो ये हुआ लेंथ कितना 10 माइनस 5 5 प्लस और एक साइड 10 माइनस 0 10, और ये हुआ हाइट, तो इंटू 5 15 इंटू 5/2 75/2 37.5, ये हुआ कूलम, ये हुआ 37.5, ये हुआ कूलम। अच्छा ये तो कूलम भी था, ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो ठीक है, तो इसको कॉपी करो। हम लोग जा रहे हैं नेक्स्ट दो प्रॉब्लम में, ठीक है। तो 1 2 3 4 5। मजे की बात ये है कि इन दोनों प्रॉब्लम के बाद मैंने चेक किया कि कैमरा का रिकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली बंद हो चुका है। तो ये दोनों प्रॉब्लम ऑलरेडी मैंने सॉल्व करा दिया, फिर मैंने जाकर देखा कि कैमरा का रिकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली बंद हो चुका है। तो देख लो फिर से एक बार, ठीक है। ये है प्रॉब्लम नंबर 3, प्रॉब्लम नंबर 4, दोनों शानदार प्रॉब्लम, फिर से रिपीट कर देता हूं, कोई चिंता करने बात नहीं है, ठीक है। इन ए हाइड्रोजन एटॉम एन इलेक्ट्रॉन मूव्स इन ए सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस 5 × 10⁻⁻11 मीटर विद स्पीड 2.10⁻6 मीटर पर सेकेंड। फाइंड इक्विवेलेंट करंट। हाइड्रोजन एटॉम में क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन। तो हाइड्रोजन एटॉम में ये इलेक्ट्रॉन एक सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है विद द स्पीड, और इसके वजह से हमें करंट चाहिए। तो देखो ये हुआ इलेक्ट्रॉन, हमने एज्यूम किया कि इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो उसके वजह से करंट बनेगा क्लॉकवाइज। ये तो एक एजम्पशन है, हम लोग जानते हैं कि नेगेटिव चार्ज के उल्ट डायरेक्शन में करंट बनता है। तो करंट क्या होगा, I इक्वल टू E/T। T क्या है, टाइम पीरियड। इलेक्ट्रॉन को एक गोल चक्कर घूमने के लिए कितना टाइम लिया, ठीक है। तो ये हुआ S इक्वल टू VT, हम लोग जानते हैं। तो एक गोल चक्कर घुमा तो लीनियर डिस्टेंस क्या होगा, ये हो जाएगा 2πr, जो होगा सरकमफरेंस। ये तो स्पीड कांस्टेंट है, और T स्मॉल t बन जाए कैपिटल T, क्योंकि एक गोल चक्कर घूमने में इलेक्ट्रॉन कितना डिस्टेंस कवर किया 2πr, और टाइम लिया कैपिटल T। तो ये हुआ T, हम लोग लिख सकते हैं इस इक्वेशन से, देखो T हम लोग लिख सकते हैं T इक्वल टू 2πr/v। तो ये हुआ T इक्वल 2πr/v, v चला गया ऊपर, ev/2πr। अब जस्ट वैल्यू पुट कर दो। E इस चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है 1.6 × 10⁻19। ये हुआ स्पीड जो गिवन है, देख सकते हो 2.2 × 10⁻6। नीचे हुआ 2π, और r का वैल्यू है 5 × 10⁻11। अब हमने क्या किया, 1.6 को लिखा, 2.2 को लिखा, और ये जो पाई देख रहे हो 1/π का वैल्यू कितना आता है 0.32, मैंने बोला था याद रखने के। और ये हुआ 32, 2 × 5 ये हुआ 10, और बाकी का देखो -19 + 6 कितना होता है -13, ठीक है, याद रखो -13। और अगर ये -11 ऊपर चला जाता है तो ये बन जाएगा +11, और ये हुआ -2, ये मैंने लिखा 10⁻²। क्लियर, ठीक है। और ये हुआ इस टर्म का पूरा सिंप्लीफिकेशन आता है 0.11264 10⁻²। अगर मैं पॉइंट को एक साइड राइट में ले जाता हूं तो ये बनेगा 1.1 10⁻³ एम्पियर, और इसको हम लिख सकते हैं 1.12 मिली एम्पियर। तो इस टाइप का प्रॉब्लम के लिए जो मेन बेसिक फॉर्मूला है वो है I इक्वल टू EV/2πr, ठीक है। ये हुआ नंबर 4। A solution of sodium chloride discharges 6.1 × 10⁻16 Na+ ions and 4.6 10⁻16 chlorine Cl- ions in 2 seconds. Find current passing through the solution. तो सोडियम क्लोराइड का डिस्चार्ज हुआ, डिस्चार्ज होने के वजह से Na+ आयन हुआ ये,
और Cl माइनस आयन हुआ ये, और वो भी हुआ 2 सेकेंड में। तो इसके लिए हमें सॉल्यूशन में करंट का मैग्नीट्यूड चाहिए। ऑब्वियसली पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज उल्ट डायरेक्शन में फ्लो होता है, लेकिन उसके वजह से करंट सेम डायरेक्शन में आता है, इसको हमें समझना होगा। देखो ये हमने एज्यूम किया कि Na+ का मूवमेंट हो रहा है राइट साइड में, देख सकते हो, और हम लोग ये कन्वेंशन लेते हैं कि करंट बेसिकली फ्लो होता है इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज जिस डायरेक्शन में फ्लो होता है करंट भी उसी डायरेक्शन में फ्लो होता है, लेकिन नेगेटिव चार्ज के उल्ट डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है। तो हमने ये एज्यूम किया कि Na+ जा रहा है राइट साइड में, तो इसके करस्पॉन्डिंग करंट जो बनेगा वो भी होगा राइट साइड में। क्लियर? और Cl माइनस आयन जा रहा है लेफ्ट में, ऑब्वियसली Na+ आयन जा रहा है राइट में, तो Cl माइनस आयन का मूवमेंट लेफ्ट में होगा, लेकिन इसके वजह से करंट जाएगा इसी डायरेक्शन में। Na+ और Cl माइनस देख सकते हो उल्ट डायरेक्शन में, Na+ जा रहा है इस डायरेक्शन में, Cl माइनस आयन आ रहा है इस डायरेक्शन में। Na+ के वजह से करंट जाएगा मूवमेंट के सेम डायरेक्शन में, लेकिन Cl माइनस आयन के वजह से करंट जाएगा मूवमेंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में। दोनों चार्ज का मूवमेंट अलग अलग है, लेकिन दोनों के वजह से करंट फ्लो हो रहा है राइट डायरेक्शन में। मतलब मैं कहना चाहता हूं दोनों चार्ज के वजह से करंट का सिंपल एडिशन होगा, सब्ट्रैक्शन नहीं होगा। दोनों चार्ज का मूवमेंट अलग अलग है, लेकिन दोनों चार्ज के वजह से करंट जो फ्लो हो रहा है वो सेम डायरेक्शन में ही फ्लो हो रहा है। तो हम लोग करंट निकाल के बेसिकली हम लोग क्या निकालेंगे, चार्ज। तो चार्ज अपॉन टाइम करेंगे, करंट का एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो ये हुआ Na+। अब देखो ये सॉल्यूशन में Na+ आयन का ये हुआ नंबर, तो अगर इसको मैं इलेक्ट्रॉनिक चार्ज से मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे पूरा Na+ आयन के वजह से जो सॉल्यूशन में चार्ज है वो मिल जाएगा। ऑब्वियसली N into E, N इज द नंबर जो गिवन है ये, और E है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। फिर से Cl माइनस आयन के वजह से सॉल्यूशन टोटल चार्ज कितना है, N into E करो, तो ये हुआ नंबर ऑफ क्लोरीन माइनस आयन, इसके साथ मैंने चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई किया, तो मुझे Cl माइनस आयन का टोटल चार्ज मिल गया। और दोनों के वजह से करंट फ्लो रहा है सेम डायरेक्शन में, तो ऑब्वियसली मैं दोनों को ऐड करूंगा और टाइम से डिवाइड करूंगा। ये दोनों लिखो, 6.1 10 to the power 16, 1.6 10 to the power minus 19, और ये हुआ 4.6 10 to the power 16 into 1.6 10 to the power minus 19, नीचे हुआ टाइम जो है 2 सेकेंड। अब मैं इसको कॉमन ले सकता हूं, 10 to the power 16, 1.6 10 to the power minus 19, ये तीनों टर्म दोनों में से ही कॉमन जाएगा, और ये कॉमन लेने के बाद हमने ये पाया 10 to the power 16, 1.6 10 to the minus 19, और ये हुआ 6.1 plus 4.6 डिवाइड बाई 2। ठीक है, और ये हुआ 1.6 10 to the power 16 10 to the minus 19, ये हुआ 10 to the minus 3, नीचे बाई 2 है, और ये टर्म का समेशन आ रहा है 10.7, और 10.7 को अगर तुम 1.6 से मल्टीप्लाई करोगे और अगर 2 से डिवाइड करोगे, ये आएगा 8.56 इंटू 10 to the power minus 3 एम्पियर, और इस एम्पियर को तुम मिली एम्पियर में लिख सकते हो। ठीक है, तो अगर इस टाइप का प्रॉब्लम आता है तो सिंपल चार्ज निकालो और चार्ज को एडिशन करके टाइम से डिवाइड कर दो। ठीक है, अगर ये दोनों करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में होता तो हम लोग यहाँ पर माइनस लेते। दोनों चार्ज का मूवमेंट अलग अलग है, लेकिन दोनों के वजह से करंट आ रहा है सेम डायरेक्शन में, इसलिए हम लोग चार्ज को एडिशन कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको कॉपी करो, हम लोग जा रहे हैं नेक्स्ट कंसेप्ट में जो है करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी का बहुत ब्यूटीफुल कंसेप्ट है, हम लोग उसको थियोरेटिकली और न्यूमेरिकल समझेंगे। तो चलो चलते हैं, 1 2 3 4 5। तो अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं करंट डेंसिटी का कंसेप्ट। करंट डेंसिटी क्या है? करंट डेंसिटी है करंट पर यूनिट एरिया, और वो हमें एरिया लेना है परपेंडिकुलर टू द करंट। तो देखो करंट डेंसिटी क्या है? करंट डेंसिटी को हम लोग J से डिनोट करते हैं, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। करंट पर यूनिट एरिया प्रोवाइडेड द एरिया इज परपेंडिकुलर टू द फ्लो ऑफ डायरेक्शन ऑफ करंट। जो एरिया हम लोग ले रहे हैं वो एरिया होना चाहिए करंट के साथ परपेंडिकुलर। मान लो ये है एरिया, और इस एरिया के थ्रू करंट जा रहा है ऐसे, तो एरिया वेक्टर होगा अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, J इक्वल टू I बाई ए वेक्टर। तो ये हुआ I इक्वल टू J डॉट ए, तो ये हुआ I इक्वल टू J डॉट ए। तो देखो करंट एक स्केलर क्वांटिटी है, तो वो है करंट डेंसिटी और एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, ये देखो एरिया है, ये मान लो एरिया है, तो इस एरिया के थ्रू करंट फ्लो हो रहा है ऐसे। ठीक है, करंट पर यूनिट एरिया प्रोवाइडेड द एरिया इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ करंट। ये है एरिया, और इस एरिया के थ्रू करंट जा रहा है ऐसे। ठीक है, तो हम लोग उस एरिया को लेंगे, और इसको देखो, अगर तुम लोग इसको फॉर्मूला के टर्म में लिखते हो तो ये एरिया वेक्टर होना चाहिए अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है,
ये अगर एरिया है, करंट फ्लो रहा है ऐसे, और इसको तुम अगर एरिया वेक्टर के टर्म में समझना चाहते हो तो ये एरिया वेक्टर होगा अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, देखो इस केस में क्या है, ये एरिया इंक्लाइंड है, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो एरिया वेक्टर होगा वो होगा ऐसे, वो होगा ऐसे, ये हुआ एरिया वेक्टर। ठीक है, ये हुआ एरिया वेक्टर। लेकिन हमें कौन सा लेना है एरिया वेक्टर? एरिया वेक्टर हमें वो लेना है जो है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो मान लो ये एंगल है थीटा, तो ए का ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा ए कॉस थीटा। तो हमें एरिया का वो कंपोनेंट लेना है जो करंट के डायरेक्शन में है। ठीक है, तो इस केस में जे हो जाएगा आई, और अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट एरिया का कौन सा कंपोनेंट है? ए कॉस थीटा। तो ये हुआ आई बाई ए कॉस थीटा, और ये हुआ आई इक्वल टू जे ए कॉस थीटा, और इसको हम लोग लिख सकते हैं जे डॉट ए। जे डॉट ए बहुत ही फैंटास्टिक फॉर्मूला है। तो देख सकते हो अगर मान लो जे 3 डायमेंशन में है और ए भी 3 डायमेंशन में है तो आई हो जाएगा डॉट प्रोडक्ट। ये तुम लोग जानते ही हो, ये मैं नोट देके लिखा देता हूं। आई इक्वल टू मान लो जे डॉट ए है। अगर मान लो जे का 3 कॉम्पोनेंट गिवन है, ठीक है, जे का वेक्टर फॉर्म गिवन है, मान लो ये हुआ जे एक्स आई कैप प्लस जे वाई जे कैप प्लस जे जेड के कैप डॉट ये हुआ ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। ठीक है, तो आई डॉट आई वन, जे डॉट जे वन और के डॉट के वन। तो ये हो जाएगा आई इक्वल टू जे एक्स ए एक्स प्लस जे वाई ए वाई प्लस जे जेड ए जेड। तो ये होता है और एक फॉर्मूला, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। तो इसको कॉपी करो। चल रहे हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 5 में। तो चलो 1 2 3 4 5। तो नंबर 5 बेस्ड है करंट डेंसिटी के ऊपर एक बहुत बेहतरीन प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम मैंने लिया है एस एल अरोड़ा का जो बुक है न्यू सिंप्लीफाइड फिजिक्स। देखो ये है एक, जैसे मान लो एक सिलेंडर टाइप का, यहाँ पर डायमीटर D1, यहाँ पर डायमीटर D2, I1 करंट एंटर हो रहा है और I2 करंट बाहर हो रहा है, बाहर जा रहा है। D1 2 मिलीमीटर करंट डेंसिटी टू द लेफ्ट, यहाँ पर जो करंट डेंसिटी है वो है 1.27 10 टू द पावर 6 एम्पीयर पर मीटर स्क्वायर। व्हाट करंट फ्लोज इनटू कंस्ट्रक्शन, मतलब यहाँ पर कितना करंट आ रहा है। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट को हम लोग नेक्स्ट में पढ़ते हैं। ठीक है, पहले ये I1 निकालो। I1 क्या हो जाएगा? I1 होगा जे बाई J1 बाई A1। J1 कितना है? J1 है ये जो गिवन है करंट डेंसिटी टू द लेफ्ट, तो ये हुआ J1 इक्वल टू 1.27 इंटू 10 टू द पावर 6, ये हुआ एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। तो ये हुआ J1, J1 कितना हुआ? 1.27 इंटू 10 टू द पावर 6, और A1 कितना हुआ? A1 D1 कितना है? 2 मिलीमीटर, तो ये हुआ D1 इक्वल टू 2 मिलीमीटर। इसको लिखो मीटर में, 2 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर, और ये हुआ A1। A1 क्या हो जाएगा? पाई। अगर R होता है तो R1 स्क्वायर, इसमें डायमीटर है तो ये बन जाएगा पाई D1 स्क्वायर बाई 4। ये हुआ पाई इंटू 4 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -6 डिवाइड बाई 4, 4 4 कैंसिल, ये हुआ पाई इंटू 10 टू द पावर ऑफ -6 मीटर स्क्वायर। चेक कर लो, पाई D1 स्क्वायर 4 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -6। ठीक है, तो ये नीचे 4 4 4 कैंसिल, पाई इंटू 10 टू द पावर -6। A1 कितना हुआ? पाई इंटू 10 टू द पावर ऑफ -6, 1.27, 1 बाई पाई मीन्स मैंने बोला था 0.32, और ये हुआ 10 टू द पावर ऑफ 12, 6 प्लस 6 12। ये कितना होता है? मल्टीप्लाई कर लेते हैं एक बार, तो ये हो रहा है जिंदगी एक सफर है सुहाना, यह कल क्या हो किसने जाना। 1.27 into 0.32 ये आ रहा है ऑलमोस्ट 0.41 into 10 टू द पावर ऑफ 12, ये हो जाएगा। अच्छा इसको कर लेते हैं। अच्छा ये हुआ, उठाया पॉइंट 0.4064, तो 0.41, इसको अप्रोक्सीमेट करते हैं। अच्छा इसको चलो बेटर लिख ही लेते हैं पूरा डेटा। ठीक है, ये हुआ 0.6406, अरे 0.4064 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -12 ना, तो इसको अप्रोक्सीमेट कर ही लो। 0.41 इंटू 10 टू द पावर 12, यूनिट क्या हो जाएगा? एम्पियर। ठीक है, तो लेफ्ट साइड में कितना करंट आ रहा है? 0.41 10 टू द पावर ऑफ 12। चेक कर लेता हूँ,
1.27 10 टू द पावर ऑफ 6। चलो ठीक है। नेक्स्ट पार्ट क्या बोल रहा है, इफ द करंट डेंसिटी डबल, मतलब यहाँ पर जब करंट निकल रहा है तो करंट डेंसिटी अगर डबल हो रहा है, ऑब्वियसली देखो क्या होगा, ये I1 और I2 क्या है, तुम्हें कंफ्यूजन करने के दिया हुआ है। एक्चुअली जो करंट आ रहा है वही करंट निकल रहा है, लेकिन यहाँ पर डायमीटर चेंज हो रहा है, इसलिए करंट डेंसिटी डबल हो रहा है। ठीक है, एज इट इमर्जेस फ्रॉम द राइट साइड फाइंड D2। तो जब ये करंट निकल रहा है तो अब करंट डेंसिटी जब डबल होगा तो हमें D2 फाइंड करना है। देखो सिंपल मतलब है, हमें इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी यूज करना। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या कह रहा है, जो करंट आ रहा है वही करंट निकलेगा। तो ये हुआ पार्ट नंबर 2। तो ये हुआ I1 इक्वल टू I2, जो करंट आ रहा है वही करंट निकल। I1 का क्या हो जाएगा, I1 हो जाएगा J1 A1 और ये I2 हो जाएगा J2 इंटू A2 और ये हुआ J1, ये हुआ A1। J2 क्या है, इफ द करंट डेंसिटी डबल्स, तो J2 हुआ ट्वाइस ऑफ J1 इंटू ये हुआ A2, J1 J1 कैंसिल और ये हुआ A1 इक्वल टू ट्वाइस ऑफ A2, ये हुआ A2 इक्वल टू A1 बाई 2। A1 कितना है, पाई इंटू 10 टू द पावर ऑफ -6 डिवाइड बाई 2, ये हुआ 0.5 पाई इंटू 10 टू द पावर ऑफ -6, ये कितना हुआ चेक कर लेते हैं, 0.5 इंटू 3.14, 1.57, 1.57 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -6, ये लिखूंगा मैं मीटर स्क्वायर। एक बार चेक कर लेते हैं, J1 A1 J2 A2, J2 is twice J1, A1 2 A2, A2 is A1 by 2, A1 is pi into 10 to the power -6, ये हुआ 1 by 2 0.5 pi, 0.5 pi means 1.57। तो ये हुआ न्यूमेरिकल नंबर 5 का आंसर। इसके बाद हम लोग जाएंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी के कंसेप्ट में थोड़ा बहुत, उसके बाद जाएंगे फिर से न्यूमेरिकल में। तो चलो कॉपी करो इसको। तो आखिर ड्रिफ्ट वेलोसिटी है क्या, ये देखो एक कंडक्टर है, कंडक्टर के अक्रॉस हमने एक सेल कनेक्ट किया जिसका पोटेंशियल डिफरेंस है V, इलेक्ट्रिक फील्ड है लेफ्ट टू राइट, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण कंडक्टर में जितना भी इलेक्ट्रॉन है उन सभी इलेक्ट्रॉन राइट टू लेफ्ट आ रहा है और उन सभी इलेक्ट्रॉन एक एवरेज वेलोसिटी लेकर चल रहा है और उसी का नाम है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, द एवरेज वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ए कंडक्टर इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नली अप्लाई इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका ऑर्डर होता है 10 टू द पावर 5 मीटर पर सेकेंड। तो एक कंडक्टर के अक्रॉस हमने एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, तो उसके कारण इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में जो एवरेज वेलोसिटी लेकर चल रहा है उसी को हम लोग कह रहे हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और उसका ऑर्डर होता है 10 टू द पावर 5 मीटर पर सेकेंड। अब इसका हम लोग डेरिवेशन में नहीं जाएंगे, डेरिवेशन देख लेना। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है Vd इक्वल टू ये हुआ A और ये हुआ टाउ। Vd इक्वल टू A टाउ, ए एक्सेलरेशन और टाउ के रिलैक्सेशन टाइम। अब A का फॉर्मूला क्या होता है, A का फॉर्मूला हो जाएगा -QE बाई M इंटू टाउ। तो ये हुआ ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला। -Q आया, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इन सभी का एक्सेलरेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में, और इलेक्ट्रॉन का बेसिकली चार्ज है माइनस, तो यहाँ पर चार्ज, यहाँ पर इसलिए माइनस आया। अगर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होता तो हम लोग प्लस क्यू लिखते, इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव है तो इसलिए हम लोग इस माइनस को अकाउंट कर रहे हैं। और अगर हमने इसको सिंपल मैग्नीट्यूड वाइज लिखा तो ये बन जाएगा Vd इक्वल टू QE टाउ बाई M। और टाउ क्या है, टाउ है रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम, ये होता है 10 टू द पावर ऑफ -14 सेकेंड। तो ये हुआ रिलैक्सेशन टाइम सेकेंड। नेक्स्ट हम लोग ये देखेंगे I और Vd के बीच में क्या रिलेशन है, करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में। ये डेरिवेशन बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जितना बार हो सके प्रैक्टिस करना। तो ये रिलेशन है I इक्वल टू ये होता है N E A और ये हुआ Vd। I है करंट, N क्या है, N है नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, मैं साइड में लिखा देता हूं, N इक्वल टू ये हुआ नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जिसका यूनिट होता है पर मीटर क्यूब। ठीक है, नंबर डेंसिटी ऑफ मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन्स, मॉलिक्यूल से देखो इलेक्ट्रॉन्स, तो इसका यूनिट होता है पर मीटर क्यूब। ठीक है, पर मीटर क्यूब। ए क्या है, ए है इस एरिया, इस कंडक्टर का एरिया, और Vd क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब देखो इसमें से तुम लिख सकते हो I बाई A और ये हुआ N Vd। तो I बाई A क्या हो जाता है, I बाई A होता है J को तुम वेक्टर लिखो ना लिखो एक ही बात है। इसको थोड़ा मैं साइड में कर देता हूं, ठीक है। तो I बाई A हुआ J इक्वल टू NE Vd। I का क्या रिलेशन है Vd के साथ, I इक्वल टू NE Vd। I बाई A करंट डेंसिटी होता है, तो J इक्वल टू NE Vd।
और J का और एक फॉर्मूला होता है दैट इज वेक्टर फॉर्म ओम्स लॉ। ये मैं अभी लिखा देता हूं, वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। ये होता है J इक्वल टू सिग्मा ई। अब सर सिग्मा क्या है? सिग्मा है कंडक्टिविटी, सिग्मा होता है कंडक्टिविटी जो होता है रेजिस्टिविटी का उल्टा। ई क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो कॉपी करो, चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर। 1 2 3 4 5 ये इंपॉर्टेंट नोट देख के लिख लेना, ये एग्जाम में आता है। ठीक है, ये मान लो एक वायर है, यहाँ पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन देख सकते हो बहुत ज्यादा है, यहाँ पर एरिया क्रॉस सेक्शन कम है। तो बेसिकली एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के साथ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, करंट डेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे चेंज करते हैं वो एक बार देख लो। आई तो सेम है, इस एरिया से जितना करंट एंटर हो रहा है इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से उतना ही करंट निकल रहा है। लेकिन ये हुआ J करंट डेंसिटी, ये हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड और ये हुआ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वो एरिया के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये ध्यान में रखना। ठीक है, JEVD इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए, मतलब अगर एरिया ज्यादा है तो करंट डेंसिटी कम है। यहाँ पर एरिया ज्यादा है, यहाँ पर करंट डेंसिटी कम है। ठीक है, एरिया के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। एरिया ज्यादा है तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कम है, और अगर यहाँ पर एरिया बहुत ज्यादा है तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो भी कम है, और यहाँ पर ये एरिया बहुत कम है तो ये तीनों क्वांटिटी ज्यादा होगा। ठीक है, तो इसको कॉपी कर लो, स्टार मार्क दो। चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम में जो है हमारे ड्रिफ्ट वेलोसिटी के ऊपर ही। ठीक है, चलो। देख के लग रहा है ये प्रॉब्लम आसान है, लेकिन इस प्रॉब्लम में तुम्हें बहुत सारा कंसेप्ट यूज करने का, और ये प्रॉब्लम ड्रिफ्ट वेलोसिटी के ऊपर एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम के माथे के ऊपर एटलीस्ट 3-4 स्टार मारो। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। 2 वाट्स 1 and 2 हैव द सेम रेजिस्टिविटी, मतलब मटेरियल सेम है, और अगर मटेरियल सेम होता है तो रेजिस्टिविटी भी सेम होता है। हम लोग अभी कुछ टाइम में डिस्कस करेंगे। ठीक है, रेजिस्टिविटी मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है, बट A1:A2 2:3 लेंथ का रेशियो है 1:2, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का रेशियो और लेंथ का रेशियो गिवन है। दे आर फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज एंड देन इन पैरेलल टू ए डीसी सोर्स, फाइंड द रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ईच केस। तो पहले इन दोनों वायर को हमने सीरीज में कनेक्ट किया, उसके बाद पैरेलल में, तो दोनों ही केस में हमें ड्रिफ्ट स्पीड का रेशियो चाहिए। हमें 2 आंसर चाहिए, पहला वाला सीरीज, दूसरा वाला पैरेलल। ठीक है, तो बेसिकली सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है? सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम होता है, ये गांठ बांध लेना। ठीक है, तो ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या सेम होता है? आई सेम होता है। ठीक है, तो आई सेम होता है। ये हुआ, मान लो ये हुआ एक वायर। ठीक है, इसका मान लो रेजिस्टेंस है। ठीक है, ये हुआ वायर 1 और ये हुआ वायर 2। जो करंट इसमें से फ्लो हो रहा है वही करंट इसमें से भी फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो ये हम लोग लिख सकते हैं I1 इक्वल टू I2। आई का फॉर्मूला क्या होता है? NeVD। ठीक है, दोनों में ही जो नंबर डेंसिटी है वो मैं सेम ले रहा हूं, Ne। इसमें इसका एरिया क्रॉस सेक्शन हुआ A1 और ये हुआ V1, मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी हम लोग VD ना लिखकर V1 लिख रहे हैं शॉर्ट टर्म में। ठीक है, NeAVD, और इसमें हुआ Ne, ये हुआ A2 और ये हुआ V2। दोनों साइड से Ne कैंसिल, तो ये हुआ A1 बाई A2 और ये हुआ V2 बाई V1। बेटर होगा मैं V1 बाई V2 कर लेता हूं, V1 बाई V2, तो ये हुआ V1 बाई V2 और ये हुआ A2 बाई A1, ये हुआ V1 बाई V2। अच्छा, A1 बाई A2 है 2:3, तो A2 बाई A1 हो जाएगा 3:2, तो ये हुआ 3:2। ठीक है, तो ये हुआ V1 बाई V2 इक्वल A2 बाई A1, A1 बाई A2 है 2:3, तो A2 बाई A1 हो जाएगा 3/2। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट का क्या कहना है? इन दोनों वायर को हमने पैरेलल में कनेक्ट किया है, मान लो दोनों वायर है, रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो ये हुआ वायर 1, ये हुआ वायर 2। इसमें एक्चुअली क्या होता है? इसमें एक्चुअली करंट डिवाइड होता है। ठीक है, इसमें एक्चुअली करंट डिवाइड होता है, तो ये हुआ I1, ये हुआ I2। ठीक है, और फिर से इस ब्रांच में जा रहा है I का 2 पार्ट हुआ I1 I2, तो ये I1 I2 मिलकर फिर से I। लेकिन पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है और करंट का डिवीजन होता है। ओम्स लॉ क्या कहता है भाई? ओम्स लॉ हमें ये कहता है कि V इक्वल टू, ये हुआ IR, तो I का क्या रिलेशन है? V बाई R। नेक्स्ट I इक्वल टू
आर का क्या फॉर्मूला है, आर होता है रो एल बाई ए, तो ये हुआ आई इक्वल टू वी ए बाई रो एल। अब देखो दोनों वायर के लिए जब हम लोग इन दोनों वायर को नेक्स्ट पैरेलल में कनेक्ट करें, कौन कौन सा क्वांटिटी कांस्टेंट है, वी तो सेम है, ठीक है, वी तो सेम है और रो तो सेम है, क्योंकि दोनों वायर का रेजिस्टिविटी भी सेम है, तो वी और रो सेम है, तो इसको हम लोग आई प्रोपोर्शनल टू ए बाई एल लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों वायर के लिए रेजिस्टिविटी और पोटेंशियल डिफरेंस सेम है जब हम लोग इन दोनों वायर को पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हैं। तो इस केस में आई ए बाई एल के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। अब देखो, अब हम लोग लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा, अच्छा ये हम लोग लिख सकते हैं आई वन बाई आई टू, ये हो जाएगा ए वन बाई ए टू, क्योंकि आई जो है ए के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेकिन लेंथ के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ये हम लोग लिख सकते हैं एल टू और ये हुआ एल वन, तो ये हुआ आई वन बाई आई टू, ठीक है। तो ए वन बाई ए टू, एल टू बाई एल वन, ए वन बाई ए टू क्या है, टू बाई थ्री, और ये हो जाएगा उल्टा, एल वन बाई एल टू है वन इज टू टू, तो एल टू बाई एल वन हो जाएगा टू, तो ये हुआ आई वन बाई आई टू, ये हुआ फोर बाई थ्री, ठीक है। आई वन बाई आई टू, ए वन बाई ए टू, और ये हुआ एल टू बाई एल वन, ए वन बाई ए टू है टू बाई थ्री, एल टू बाई एल वन हो जाएगा टू, तो ये हुआ फोर बाई थ्री। अब देखो आई का क्या फॉर्मूला था, एन ई वी डी, तो ये हुआ एन ई, ये हुआ ए वन, ये हुआ ए वन, और ये हुआ वी वन, ये हुआ एन ई, और ये हुआ ए टू, और ये हुआ वी टू। नेक्स्ट फोर बाई थ्री, दोनों साइड से एन एन ई कैंसिल, ए वन बाई ए टू, ए वन बाई ए टू का फॉर्मूला क्या है, ए वन बाई ए टू इज, ए वन बाई ए टू का फॉर्मूला रेशियो चाहिए टू बाई थ्री, तो ये हुआ टू बाई थ्री, और ये हुआ वी वन बाई वी टू, ये हुआ फोर बाई थ्री, थ्री से थ्री कैंसिल, टू से फोर, ये हुआ टू, तो ये हुआ वी वन बाई वी टू इक्वल टू टू आ रहा है, तो वी वन इज टू वी टू, यहाँ पर क्या आ रहा है टू इज टू वन, और यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर v1 is to v2 इक्वल टू 3 is to 2। जब सीरीज में कनेक्टेड है तो इन दोनों वायर में जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रेशियो है वो है 3:2, जब पैरेलल में कनेक्टेड है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है 2:1, ठीक है। तो एक बार चेक कर लेते हो, आई इक्वल टू वी बाई आर, आर होता है रो एल बाई ए, वी ए बाई रो एल, वी और रो तो कांस्टेंट है, ए बाई एल, आई वन बाई आई टू, ए वन बाई ए टू, एल टू बाई एल वन, टू बाई थ्री, ये हुआ टू, फोर बाई थ्री, एन ई ए वी डी, एन गन कैंसिल, ए वन बाई ए टू है टू बाई थ्री, थ्री थ्री कैंसिल, टू से फोर, वी वन है टू इज टू वन। तो कैसा लगा प्रॉब्लम, प्रॉब्लम भाई खतरनाक है, ठीक है। इसको कॉपी करो, चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में, ठीक है। चलो, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं ओम्स लॉ और मोबिलिटी का डिस्कशन, ठीक है। तो देखो, ये है ओम्स लॉ, ये तो तुम सभी लोग जानते हो, क्लास 9 या 10 का टॉपिक है। ओम्स लॉ क्या कहता है, V इक्वल टू आई आर, तो ये होता है ओम्स लॉ का स्टेटमेंट, V इक्वल टू आई आर, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू करंट इनटू रेजिस्टेंस। ये होता है वोल्ट में, ये होता है एम्पियर, और ये होता है ओम। और हम लोग जानते हैं कि एक कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है वो कौन कौन से पैरामीटर पर डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है एल और ए के ऊपर। एक कंडक्टर का रेजिस्टेंस ना ही पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर डिपेंड करता है, ना ही करंट के ऊपर डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है R इक्वल टू रो एल बाई ए पर। मतलब एक कंडक्टर का रेजिस्टेंस एल के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितना ज्यादा लेंथ उतना ज्यादा रेजिस्टेंस, और जितना ज्यादा एरिया क्रॉस सेक्शन उसका रेजिस्टेंस कम। तो इन दोनों फैक्टर को कंबाइन करके हम लोग ऐसे लिख सकते हैं R इक्वल टू रो एल बाई ए। रो क्या होता है, रो होता है रेजिस्टिविटी, रो होता है रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो मटेरियल के ऊपर डिपेंडेंट है। हर एक मटेरियल का अलग अलग रो होता है, और रो का यूनिट क्या होता है, रो का यूनिट होता है, ये होता है ओहम, और ये होता है मीटर। और हम लोग ये भी जानते हैं कि रो का एक अलग एक्सप्रेशन आता है इन टर्म्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड रिलैक्सेशन टाइम। तो चलो देखते हैं रो का क्या एक्सप्रेशन आता है। और आर का भी एक एक्सप्रेशन आता है इन टर्म्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो उसका एक्सप्रेशन क्या आता है वो भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो ये नोट करके लिख लेना, तो ये नोट करके लिख लेना। ये है एक कंडक्टर, ये है एक कंडक्टर, अरे इसको थोड़ा जूम कर लेता ना, रुको। ये है एक कंडक्टर, मोटा सा कंडक्टर, इसमें बहुत सारा फ्री इलेक्ट्रॉन है, और ये हमने एक सेल कनेक्ट किया, तो इसके कारण क्या होगा, कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होगा,
तो ये हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और ये हुआ कंडक्टर का लेंथ। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण सभी इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में कौन से वेलोसिटी साथ मूव करेगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो सभी इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ मूव करेगा, ठीक है। तो ये हुआ इलेक्ट्रॉन। तो हम लोग ये लिख सकते हैं, मतलब फॉर्मूला है यह नंबर 1 R इक्वल टू ये होता है m l डिवाइड बाई n e स्क्वायर। इसको थोड़ा क्लीन करके लिखता हूं, रुको। ये होता है R इक्वल टू m इंटू l डिवाइड बाई n e स्क्वायर a इंटू टाउ। m l क्या है मैं लिखा देता हूं, ठीक है। देखो m क्या होता है, m इक्वल टू मास ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन। l तो तुम्हें पता ही है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, और इसमें क्या है R इक्वल टू एम एल बाई एन स्क्वायर ए टाउ। और ये आता है n क्या होता है, n इक्वल टू ये होता है नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, स्मॉल n इक्वल टू नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। और a क्या होता है, a इक्वल टू ये होता है एरिया ऑफ कंडक्टर, ठीक है। और टाउ क्या होता है, टाउ होता है रिलैक्सेशन टाइम। तो एम एल एन टाउ। अच्छा, रो का क्या एक्सप्रेशन आता है इन टर्म्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर डेंसिटी। देखो तो इन दोनों फॉर्मूला को इक्वेट करो, नंबर 2 ये हुआ, दोनों फॉर्मूला को इक्वेट करो, R इक्वल टू R। तो इसमें मैं लिखूंगा रो L बाई ए, और इसमें मैं लिखूंगा एम एल डिवाइड बाई एन स्क्वायर ए इंटू टाउ। एक्चुअली क्या डेरिवेशन होता है, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी I इक्वल टू एन वी डी। उसके बाद जो क्लास 12 के लिए एक इंपॉर्टेंट रिलेशन होता है कि ओम्स लॉ को प्रूफ करो, तो ओम्स लॉ के प्रूफ करने के लिए ये एक्सप्रेशन हमें चाहिए होता है, ये तुम लोग को पता है शायद, ठीक है। तो ये मैंने एल एल काटा, ए गया, तो ये हुआ रो इक्वल टू एम बाई एन ई स्क्वायर इंटू टाउ। ये हुआ रो का एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन और रिलैक्सेशन टाइम। ई क्या है, ई है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा, इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे मोबिलिटी क्या है। तो चलो मोबिलिटी पर चलते हैं, 1 2 3 4 5। तो मोबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोबिलिटी इज डिनोटेड बाय म्यू, और ये होता है म्यू इक्वल टू वी डी बाई ई। कोई एक चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने की वजह से वो कितना ड्रिफ्ट वेलोसिटी अटेन कर रहा है इन यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। मोबिलिटी इज डिफाइंड एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय इट इन यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड में रखो, उसका जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है वही है मोबिलिटी। मोबिलिटी का यूनिट बहुत ध्यान से लिखना, ठीक है। ये होता है मीटर स्क्वायर पर वोल्ट पर सेकेंड, ओके। तो मोबिलिटी का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर पर वोल्ट इंटू पर सेकेंड। अब म्यू और टाउ के बीच में क्या रिलेशन है, टाउ मतलब रिलैक्सेशन टाइम। देखो वीडी क्या होता है, वीडी होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये तो हम लोग जानते हैं। वीडी क्या होता है, वीडी होता है ए इंटू टाउ। ए क्या होता है एक्सेलरेशन, और इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो ये हुआ माइनस क्यू ई वेक्टर टाउ बाई एम। माइनस किस लिए आ रहा है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव है, तो इसका अगर मैं सिंपल मैग्नीट्यूड लिखूं, जस्ट कुछ टाइम पहले लिखा, ये होता है क्यू ई। क्यू लिखो या ई लिखो एक ही बात है, क्यू ई। चलो इसको ई कर देता हूं बेटर, क्यू लिखो या ई लिखो एक ही बात है, क्यू लिखो या ई लिखो एक ही बात है। मैग्नीट्यूड लिखता हूं, वीडी क्या हो रहा है, स्मॉल ई कैपिटल ई टाउ बाई एम, और म्यू क्या हो रहा है, म्यू इक्वल टू वीडी बाई। अच्छा चलो लिखो वीडी बाई, यहां से लिखो वीडी बाई ई। तो ये हो रहा है ई टाउ बाई एम। तो म्यू का यहां से और एक फॉर्मूला आ रहा है वीडी बाई ई, ये आ रहा है ई टाउ बाई एम, ये आ रहा है ई टाउ बाई एम। ये हुआ म्यू का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ रिलैक्सेशन टाइम एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इसको मैंने दिखा दिया, ये याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट रिलेशन जो है करंट और म्यू के बीच में क्या रिलेशन है, ये तो हम लोग जानते हैं। देखो ये हम लोग जानते हैं कि ये फॉर्मूला होता है I इक्वल टू एन ई ए वी डी,
अब VD क्या होता है, I इक्वल टू NEA। VD का क्या फॉर्मूला है, म्यू इंटू E, तो ये हुआ म्यू इंटू E। तो ये रिलेशन हुआ, रिलेशन बिटवीन करंट एंड मोबिलिटी। ठीक है, तो इस फॉर्मूला को याद रखो। हमने क्या क्या फॉर्मूला डिस्कस किया, एक बार समरी कर देते हैं। ये हुआ V इक्वल टू IR, नेक्स्ट हुआ R इक्वल टू रो L बाई A, नेक्स्ट हुआ R इक्वल टू ये हुआ ML डिवाइड बाई N E स्क्वायर A इंटू टाउ। ये हुआ R का फॉर्मूला, R इक्वल टू ML बाई N स्क्वायर टाउ। इसको और एक बार क्लियर करके लिख देता हूं, ठीक है। तो ये हुआ R इक्वल टू ML डिवाइड बाई N E स्क्वायर A इंटू टाउ, और रो का फॉर्मूला हुआ रो इक्वल टू M डिवाइड बाई N स्क्वायर इंटू टाउ। ठीक है, और ये होता है वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, वेक्टर फॉर ऑफ ओम्स लॉ। ये होता है J इक्वल टू सिग्मा इंटू E। सिग्मा का क्या यूनिट है, सिग्मा का यूनिट होता है रो का उल्टा, रो का उल्टा। सिग्मा का क्या यूनिट होता है, सिग्मा का यूनिट होता है, ये होता है ओहम इनवर्स, और ये होता है मीटर इनवर्स। ओम इनवर्स को लिख सकते हैं हम मो, तो ये हुआ मो इनटू मीटर इनवर्स। ठीक है, तो ये हुआ दोनों यूनिट। सिग्मा का यूनिट होता है रेजिस्टर उल्टा, रेजिस्टर क्या यूनिट है, ओहम मीटर, तो ये हुआ ओहम इनवर्स मीटर इनवर्स। ओहम इनवर्स को हम लिख सकते हैं मो इनटू मीटर इनवर्स। तो ये हमारा थ्योरी हुआ। अब हम लोग जा रहे हैं रेजिस्टेंस के ऊपर एक प्रॉब्लम है। ठीक है, फिर हम लोग जाएंगे कि कंडक्टर के लिए रेजिस्टेंस कैसे टेम्परेचर के साथ वेरी करता है, उसके ऊपर बहुत बेहतरीन प्रॉब्लम है, टेम्परेचर डिपेंडेंस और रेजिस्टिविटी। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम में। तो 1 2 3, तो ये हुआ हमारा नंबर 7 प्रॉब्लम। ठीक है, प्रॉब्लम 7 डिस्कस करने से पहले थोड़ा बात कर लेते हो। ठीक है, एक्चुअली मैं ना हर वक्त सोचता हूँ कि मेरे लाइफ में इतना प्रॉब्लम क्यों है, भगवान ने मुझे इतना प्रॉब्लम क्यों दिया है, सिर्फ भगवान को क्या मैं ही मिला कि मुझे सिर्फ इतना प्रॉब्लम दिया है। तो कुछ लाइफ प्रॉब्लम है, उसके बारे में सोचता हूँ। ठीक है, कल मैंने अपने दो दोस्त से बात किया, हम लोग चाय पीने बैठे थे, पकौड़ा खा रहे थे। तो उनका प्रॉब्लम सुन के मुझे ऐसा लगा कि मेरा प्रॉब्लम प्रॉब्लम ही नहीं है, उन लोगों का प्रॉब्लम इतना ज्यादा है कि मतलब मेरा प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है उन लोगों के प्रॉब्लम के सामने। तो उनका प्रॉब्लम देख के मुझे यही समझ में आया कि लाइफ में हमेशा खुश रहना चाहिए। जो भी मुझे मिला है उससे ही तुम खुश रहो। तुम जितना काम कर रहे हो उसको करते जाओ। एट द एंड ऑफ द वर्क तुम्हें जो भी मिले वो तुम्हें एक्सेप्ट करना होगा, क्योंकि उसके अलावा तुम्हें कोई ऑप्शन नहीं है। लाइफ में जो हमें मिल रहा है या मुझे मिल रहा है वही हमें खुश रखने के लिए इंपॉर्टेंट है। जो तुम्हें नहीं मिल रहा है, जो तुम्हारे पास नहीं है, उसके बारे में सोच के हमें क्या होगा, टेंशन होगा, डिप्रेशन होगा। तो मैं कल 2 घंटा बैठा उन लोगों के साथ। उनका एक्चुअली वो लोग बहुत कम डिस्कस करते हैं उन लोगों का प्रॉब्लम, हमेशा खुश रहते हैं। तो मैंने बोला कि भाई मेरी लाइफ में ऐसा ऐसा प्रॉब्लम चल रहा है, तुम लोग की लाइफ में इतना प्रॉब्लम, तुम लोग हमेशा हंसते रहते हो। तो बोला कुछ प्रॉब्लम है, मतलब बहुत सारा बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम है। एक फ्रेंड का भाई है, उसका भाई ठीक तरीके से बोल नहीं सकता, ठीक तरीके से काम नहीं कर सकता, ठीक तरीके से पढ़ाई नहीं कर सकता। जस्ट उस फ्रेंड से मुझे नया मुलाकात हुआ है, उतना नहीं जानता। ठीक है, तो मतलब बहुत सारा प्रॉब्लम है लाइफ में, दूसरे लोगों का प्रॉब्लम है, लेकिन उसका अगर तुम देखने जाओगे प्रॉब्लम, तो तुम्हारा प्रॉब्लम कुछ नहीं है। कुछ लोग स्टूडेंट देख नहीं सकते, बोल नहीं सकते, हम लोग तो फिर भी ठीक है। जो मुझे मिला है या जो तुम लोग को मिला है उससे ही खुश रहना होगा। जो तुम मेहनत कर रहे हो, जिसके लिए भी, जिस एग्जाम के लिए भी, सिर्फ प्रोसेस में एंजॉय करो, बाकी देखा होगा आगे क्या है, तुम्हें सक्सेस मिलेगा नहीं मिलेगा। अगर उसी से तुम अगर फ्रस्ट्रेशन अब स्टार्ट कर दोगे तो तुम लाइफ को जी नहीं पाओगे, लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाओगे। लाइफ क्या है, 2 दिन का चीज है। हम लोग आए हैं, एक दिन तो सबको जाना ही है। अब सर हम लोग तो डरा रहे हैं आप अरे ना, चलो चलो ठीक है, बहुत मोटिवेशन दे दिया। अब चलो प्रॉब्लम 7 स्टार्ट करते हैं। A wire is stretched that its length is increased by 10%. Find the percentage change in resistance. तो एक वायर है, इसका हमने लेंथ इंक्रीज किया है 10%, हमें रेजिस्टेंस में परसेंटेज चेंज ढूंढना है। तो ऑब्वियसली लेंथ अगर इंक्रीज हो रहा है तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा, क्योंकि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। तो चलो करते हैं। अच्छा, ये मानो कि इनिशियल रेजिस्टेंस है R इक्वल टू R, और ये हुआ फाइनल रेजिस्टेंस R2 इक्वल टू, अच्छा लेंथ ना, लेंथ। अच्छा, ये हुआ इनिशियल रेजिस्टेंस और ये हुआ इनिशियल लेंथ L। तो ये हुआ फाइनल लेंथ L2 इक्वल टू L प्लस, और ये हुआ 10% ऑफ L।
ये हुआ L प्लस 10/100 इंटू L, ये हुआ L प्लस L/10, ये हुआ 11L/10। तो हमें क्या करना होगा, हमें एक्चुअली नया एरिया ढूंढना होगा। तो देखो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखो लेंथ इंक्रीज हो रहा है ठीक ही, लेकिन एरिया क्या होगा, एरिया घटेगा क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, नया वॉल्यूम तो क्रिएट नहीं होगा। लेंथ तुमने इंक्रीज किया ठीक है, लेकिन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन घटेगा ताकि वॉल्यूम कांस्टेंट हो। तो ये हम लोग कर रहे हैं, देखो ठीक है। ये हुआ वी आई इक्वल टू वी एफ, इनिशियल वॉल्यूम और फाइनल वॉल्यूम सेम होगा। तो ये हुआ A1 इंटू L1, A1 है इनिशियल और A2 हम लोग मान रहे नया एरिया है, और ये हुआ L2। तो ये हुआ A1, L1 कितना है, L1 है L, और ये हुआ A2 नया एरिया, और L2 कितना है, L2 है 11L/10, L कैंसिल। तो ये हुआ A1 इक्वल टू A2 इंटू 11/10, यहां से हम लोग लिख सकते हैं A2 इक्वल टू 10 A1/11। ऑब्वियसली एरिया घटेगा ताकि वॉल्यूम कांस्टेंट हो। तो फिर हम लोग ये R1, ये हुआ R1 इनिशियल रेजिस्टेंस, R1 इक्वल टू रो L/A, ये तुम लिख सकते हो। तो ये हुआ रो L/A। चलो ठीक है, ये तो इसको तुम A लिख सकते हो, रो L1/A1 ठीक है। और ये हुआ नया रेजिस्टेंस R2 इक्वल टू रो L2 बाई ये हुआ A2। L1 इज द इनिशियल लेंथ और L2 क्या है, नया लेंथ ठीक है। तो चलो लिखते हैं, अब क्या होगा, रो तो कांस्टेंट है, रो तो कांस्टेंट है ठीक है। अब L2 क्या है, L2 हमने पाया 11L1/10, चलो इसको ठीक ही है, ठीक है कोई बात नहीं। तो ये हुआ R रो L डिवाइड बाई A1, L2 इज 11L/10, ये हुआ 11L बाई ये हुआ 10, L2 इज 11L/10 और A2 क्या हुआ, A2 10A1/11, ये हुआ 10 A1 बाई ये हुआ 11। तो ये हुआ कितना, ये हुआ R2 इक्वल टू 11 कितना हुआ 121, और ये हुआ 100, और ये हुआ L डिवाइड बाई A1 ठीक है। और ये हुआ सामने एक रो, तो ये हुआ R2 इक्वल टू 121 डिवाइड बाई 100, और ये हुआ रो L/A1, ये हुआ R1। तो अब जैसे परसेंटेज चेंज कैसे फाइंड करें, जैसे हम लोग जब छोटे थे, नन्हे मुन्ने राही थे, तब हम लोग को ढूंढना पड़ता था प्रॉफिट परसेंटेज। तो सेम चीज है, प्रॉफिट परसेंटेज मतलब क्या था, प्रॉफिट बाई कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस ओरिजिनल प्राइस बाई क्या होता है, प्रॉफिट परसेंटेज मींस प्रॉफिट बाई ओरिजिनल प्राइस मतलब कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइड बाई कॉस्ट प्राइस इनटू 100, मतलब न्यूमरेटर में समथिंग माइनस समथिंग और नीचे क्या है, कॉस्ट प्राइस। तो ये देखो R2 बाई R1, ये हुआ 121/100। अब हमें क्या करना होगा, इसको इधर लाओ, R2 बाई R1 माइनस 1, ये हुआ 121 माइनस 100/100 माइनस 1, ये हुआ R2 माइनस R1 डिवाइड बाई R1, ये हुआ 121 माइनस 100 डिवाइड बाई 100, ये हुआ 21/100। तो देखो ये आ रहा है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइड बाई कॉस्ट प्राइस, मतलब प्रॉफिट परसेंटेज जैसा। तो ये हुआ ऊपर में प्रॉफिट और ये नीचे हुआ ओरिजिनल प्राइस। तो हम लोग ऊपर जा रहे हैं फिर, तो ये आया R2 माइनस R1 डिवाइड बाई R1, ये कितना आया 21/100, और ये हुआ R2 माइनस R1 डिवाइड बाई R1 इंटू 100, 21/100 इंटू 100। तो ये हुआ कितना, ये हुआ 21%। देखो सेम चीज है, प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट बाई कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस माइनस और कॉस्ट प्राइस डिवाइड बाई कॉस्ट प्राइस। तो ये हुआ नंबर 7 खत्म। इसके बाद हम लोग जा रहे हैं टेम्परेचर डिपेंडेंस और रेजिस्टिविटी। क्या होता है मेटल्स में, क्या होता है जब हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी दोनों ही टेम्परेचर के साथ इंक्रीज होता है। उसका फॉर्मूला क्या होता है वो हम लोग आगे सीखेंगे, और उसके ऊपर 2 शानदार न्यूमेरिकल भी करेंगे ठीक है, कॉपी कर लो ठीक है। तो 1 2 3 4 5 चलते हैं हमारे टॉपिक पर। तो ये हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कैसे हम लोग अगर मेटल में टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो उसका रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस कैसे टेम्परेचर के साथ इंक्रीज होता है ठीक है। अगर तुम टेम्परेचर को डिक्रीज करोगे तो ऑब्वियसली रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिक्रीज करेगा। तो इसका ये वाला फॉर्मूला होता है R F इक्वल टू R नॉट, ये हुआ 1
प्लस अल्फा और ये हुआ TF माइनस TI। अगर ये रेजिस्टिविटी होता है तो जस्ट R को रिप्लेस करके रो लिख देना। RF क्या है देखो, ये हुआ R0, ये हुआ रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर, ये हुआ TI और ये हुआ RF रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर और ये हुआ TF और ये हुआ फाइनल टेम्परेचर ग्रेटर देन इनिशियल टेम्परेचर। TI टेम्परेचर पर कोई एक मेटल का रेजिस्टेंस R0 और हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो पाया ये TF टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस RF और ये TF ग्रेटर देन T0 है, ठीक है। और अल्फा क्या है, अल्फा है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। और अगर यहाँ पर रेजिस्टिविटी होता है तो ये अल्फा बन जाएगा टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। तो यहाँ से हम लोग थोड़ा बहुत अलजेब्रा करने के बाद लिख सकते हैं अल्फा इक्वल टू ये होता है RF माइनस R0 और ये हुआ R0 और ये हुआ TF माइनस TI, ठीक है। चेंज इन रेजिस्टेंस डिवाइड बाय ओरिजिनल रेजिस्टेंस इनटू चेंज इन टेम्परेचर। तो देखो अल्फा का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, रेजिस्टेंस कैंसिल, तो ये यूनिट बन जाएगा डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स या केल्विन इनवर्स, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पर 1 2 3 4 5। तो ये हुआ हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 8 और ये प्रॉब्लम बेस्ड है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस के ऊपर। जो सिंपल फॉर्मूला है अल्फा का वो अप्लाई करो, आंसर मिल जाएगा। At what temperature resistance of a copper wire becomes 3 times its value at 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हमें ये ढूंढना है कि मान लो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर कॉपर वायर का रेजिस्टेंस है कुछ भी R0, तो हमने टेम्परेचर को 3 टाइम इंक्रीज किया तो बन गया 3R0 और उसके करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर हमें ढूंढना है, सिंपल एज दैट, ठीक है। तो अल्फा क्या फॉर्मूला क्या है, अल्फा इक्वल टू ये हुआ RF माइनस R0 और ये हुआ R0 और ये हुआ TF माइनस ये हुआ TI। तो हमें क्या ढूंढना है, हमें ढूंढना है ये TF, तो ये हुआ TF माइनस TI, ये हुआ RF माइनस R0, ये हुआ R0 इंटू अल्फा, ठीक है। तो ये हुआ 0 डिग्री सेंटीग्रेड ना, TI क्या है 0 डिग्री सेंटीग्रेड और इनिशियल रेजिस्टेंस मैं मान रहा हूं R। अभी TI से टेम्परेचर हुआ TF तो इसके करस्पॉन्डिंग फाइनल रेजिस्टेंस कितना हुआ 3R। रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर वायर बिकम्स 3 टाइम्स, तो ये हुआ TF माइनस 0 तो TF ही होगा। RF क्या है 3R, तो ये हुआ R और नेक्स्ट R0 क्या है R और अल्फा का वैल्यू क्या है 4 इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 3, तो ये हुआ TF और ये हुआ 2R, नीचे ये हुआ R और नीचे ये हुआ 4 इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 3। R कैंसिल, तो ये हुआ 2/4 मीन्स 1/2 और ये हुआ 10 टू द पावर ऑफ प्लस 3 ना, तो ये हुआ TF इक्वल टू 0.5 इंटू 10 टू द पावर 3। ये कितना हो रहा है भाई, ये हुआ 5, ये हुआ 0 डिग्री सेंटीग्रेड ना, तो ये हुआ 5 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा 3 मल्टीप्लाई हुआ तो 1 2 3 एकदम करेक्ट है। तो ये हुआ TF इक्वल टू 500 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये हुआ आंसर, ठीक है। इसके ऊपर नेक्स्ट प्रॉब्लम बहुत शानदार है, ठीक है। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पर, ठीक है। चलो 1 2 3। तो ये हुआ आज का हमारा लास्ट प्रॉब्लम और ये प्रॉब्लम बहुत ढूंढ के मिला है मुझे। एक बार क्वेश्चन को रीड करो और क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है उसको फील करने का पूरा कोशिश करो, ठीक है। देखो टू रेजिस्टेंसेस R1 and R2 आर मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स, मतलब दोनों का जो रेजिस्टिविटी है वो अलग अलग है। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ मेटेरियल R1 इज अल्फा एंड टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ मेटेरियल R2 इज माइनस बीटा, ठीक है। तो मतलब फास्ट रेजिस्टेंस के लिए क्या हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है। लेकिन सेकंड केस में क्या हो रहा है, सेकंड केस में जो मटेरियल R2 है उसका अगर तुम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो तो रेजिस्टेंस घट रहा है। तो इसलिए जो कोफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर कोफिशिएंट रेजिस्टेंस है वो माइनस बीटा। अब नेक्स्ट लाइन को समझो, द रेजिस्टेंस ऑफ द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ R1 and R2 does not change with temperature. The ratio of the resistance of the two wires at 0 डिग्री सेंटीग्रेड will be। थर्ड और फोर्थ लाइन कुछ समझ में नहीं आया, देखो पहले फास्ट मटेरियल का जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड रेजिस्टेंस है वो लिखो, ठीक है। टू रेजिस्टेंस R1 R2 मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ R1 इज अल्फा एंड टेम्परेचर कोएफिशिएंट रेजिस्टेंस R2 इज माइनस बीटा, ठीक है। तो चलो इसको हम लोग कर लेते हैं ऐसे, बेस्ट होगा ऐसे R1 के लिए लिखते हैं, ठीक है। देखो थर्ड लाइन और फोर्थ लाइन को हम लोग धीरे धीरे समझते हैं। तो ये हुआ R1 के लिए
0 डिग्री सेंटीग्रेड पर रेजिस्टेंस क्या है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो रेजिस्टेंस है वो मैंने लिया R इंटू 0.1, ठीक है। तो ये हुआ फाइनल टेम्परेचर पर, ठीक है। तो हमने ये कुछ टेम्परेचर इंक्रीज किया T डिग्री सेंटीग्रेड, तो इसका रेजिस्टेंस अब चेंज होगा। तो ये हुआ R01 और ये हुआ, अच्छा इसको यहाँ पर क्यों करते हैं, इधर ही करते हैं बेटर, ठीक है। चलो ठीक है, तो ये हुआ फास्ट रेजिस्टेंस, ठीक है। अच्छा 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसका रेजिस्टेंस मैंने लिया R01। जब हमने इसका टेम्परेचर इंक्रीज किया T डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो इसका रेजिस्टेंस चेंज हुआ और ये हुआ R01 और ये हुआ 1 प्लस अल्फा, ये हुआ क्या, कितना होता है TF माइनस TI, तो T माइनस 0, ये हुआ T माइनस 0, ये हुआ R01 और ये हुआ 1 प्लस अल्फा इंटू T, ठीक है। क्लियर, ये हुआ फास्ट रेजिस्टेंस का 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर रेजिस्टेंस हुआ R01, हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो ये हुआ फाइनल रेजिस्टेंस R01 1 प्लस अल्फा T माइनस 0, क्योंकि टेम्परेचर हमने T माइनस 0 किया। अब हम लोग सेकेंड रेजिस्टेंस का बात कर रहे हैं, देखो सेकेंड रेजिस्टेंस का बात कर रहे हैं। सेकेंड रेजिस्टेंस का 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये हुआ रेजिस्टेंस मान लो R02, तो इसका भी हमने टेम्परेचर T डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज किया, तो ये हुआ नया रेजिस्टेंस R02 1 प्लस नहीं होगा, यहाँ पर माइनस बीटा होगा, क्योंकि सेकेंड केस में टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेजिस्टेंस घट रहा है, ठीक है। तो ये हुआ 1 माइनस बीटा और ये हुआ T माइनस 0, तो ये हुआ R02 और ये हुआ 1 माइनस बीटा इंटू T। अब थर्ड लाइन को पढ़ो, ठीक है। तो ये हुआ फास्ट दो लाइन का बात, ठीक है। देखो The resistance of the series combination of R1 R2 does not change with temperature। तो R1 और R2 का दोनों अलग अलग का वैल्यू चेंज हो रहा है। हमने टेम्परेचर कुछ इंक्रीज किया तो R1 का रेजिस्टेंस हुआ ये, और टेम्परेचर T डिग्री सेंटीग्रेड पर R2 का रेजिस्टेंस घट के ये हुआ ये, ठीक है। लेकिन जो सीरीज कॉम्बिनेशन है R1 प्लस R2, ठीक है। अब देखो तो ये हुआ एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर इन दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन का क्या वैल्यू आएगा, R01 प्लस R02, तो ये हुआ R01 प्लस ये हुआ R02। ये तो तुम लोग जानते हो कि सीरीज कॉम्बिनेशन में नेट रेजिस्टेंस क्या होता है, ऐड होता है, ठीक है। और फाइनल टेम्परेचर मान लो एट T डिग्री सेंटीग्रेड पर इन दोनों का रेजिस्टेंस जो हुआ वो हुआ R01, ये हुआ 1 प्लस अल्फा T और ये हुआ R02, ये हुआ 1 माइनस बीटा T, ठीक है। क्लियर, यही है थर्ड लाइन का स्टेटमेंट। द रेजिस्टेंस ऑफ द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ R1 R2 डज नॉट चेंज विद टेम्परेचर। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर R1 R2 का सीरीज कॉम्बिनेशन में ये है नेट रेजिस्टेंस, और T डिग्री सेंटीग्रेड पर ये है नेट रेजिस्टेंस, ठीक है। ये है नेट रेजिस्टेंस, ये दोनों वैल्यू सेम रहेगा। R1 और R2 इंडिविजुअल वैल्यू चेंज कर रहा है, लेकिन सीरीज कॉम्बिनेशन का जो नेट रेजिस्टेंस है वो टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होगा। R1 प्लस R2 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो रेजिस्टेंस है सीरीज कॉम्बिनेशन में, T डिग्री सेंटीग्रेड पर नेट कॉम्बिनेशन है सीरीज में वही है, सेम है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन का नेट वैल्यू टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं हो रहा है। और फोर्थ लाइन में जो स्टेटमेंट है, द रेशियो ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ द टू वायर्स एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो मतलब हमें R01 और R02 का रेशियो ढूंढना है। दोनों वायर का रेजिस्टेंस पूछा है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट करो और निकालो, ठीक है। इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा इरेज कर रहा हूं, ठीक है। तो इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट करो, क्योंकि क्वेश्चन में डायरेक्ट बोला है कि इस कॉम्बिनेशन का जो नेट रेजिस्टेंस है सीरीज में वो टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं हो रहा है। तो इसको हम इक्वेट कर रहे हैं, R01 प्लस ये हुआ R02, ये हुआ R01, ये हुआ 1 प्लस अल्फा T और ये हुआ R02, ये हुआ 1 माइनस बीटा T। तो ये R01 प्लस ये हुआ R02, ये हुआ R01 प्लस R01 अल्फा T, ये हुआ R02 माइनस R02 इंटू बीटा T। तो R01 कैंसिल, R02 कैंसिल, बचा क्या, ये हुआ 0 और ये हुआ R01 अल्फा T माइनस R02, ये हुआ बीटा T। तो इस टर्म को इधर ले आओ, ये हुआ, अच्छा R01 अल्फा T, ये हुआ R02 बीटा T, दोनों साइड से T कैंसिल करो, ये हुआ R01 बाई R02 और ये हुआ बीटा बाई अल्फा, ठीक है। तो ये हुआ अल्टीमेट रेशियो दोनों वायर का 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो रेजिस्टेंस है
उसका रेशियो पूछा है बीटा बाय अल्फा, और ये हुआ हमारा फाइनल आंसर। क्वेश्चन कैसा लगा एक बार जरूर बताना, ठीक है। क्वेश्चन कैसा लगा एक बार जरूर बताना। टेम्परेचर इंक्रीज करने पर दोनों रेजिस्टेंस का अलग अलग वैल्यू चेंज हो रहा है, लेकिन सीरीज में जो नेट कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस है वो चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए हम लोग इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर पाए और ये हुआ फाइनल आंसर। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस चैप्टर का जो अगला पार्ट है वो खत्म करेंगे। तब तक पढ़ते रहो। ऑल द बेस्ट।